अगर इस बुक समरी ने तुम्हारे अंदर आग ना लगाई तो वीडियो को डिसलाइक मार के छोड़ देना। बुक का नाम है कांट हर्ट मी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप बुक को खरीद सकते हैं। हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर पाते हैं। आपको लग रहा होगा कि आप शायद अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन केवल 1% लोग ही होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं। इस बात की बेहद कम संभावना है कि हम सभी उन 1% लोगों में शामिल हों। आप जब अपने आसपास नजरें घुमाकर देखेंगे तो ये पाएंगे कि दुनिया के ज़्यादातर लोग अपने ही एक छोटे से घोंसले में रहते हैं। ये लोग बाकी लोगों को भी एक सुरक्षित घोंसले में रहने की सलाह देते हैं, मगर अंदर ही अंदर वो खुद इस बात से बेहद परेशान रहते हैं कि आखिरकार कब वो इस कैद की दुनिया से बाहर निकल पाएंगे। आप में से कुछ लोगों की ज़िंदगी शायद बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही हो, और हो सकता है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छे समय से गुजर रही हो। लेकिन ये बात दोनों ही तरह के लोगों को जान लेनी चाहिए। आप जिस स्थिति में हैं उससे कई गुना आगे जा सकते हैं। हमें बस ज़रूरत है अपने असली ताकत को पहचानने की। कई सारे इंटेलिजेंट लोग ये कहते हैं शरीर और दिमाग की एक सीमा होती है जिससे आगे ये दोनों ही हाथ खड़े कर देते हैं। लेकिन क्या यह सबके लिए सच है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। 100 में से एक आदमी हमेशा ऐसा होता है जो सभी तरह की सीमाओं को लांघकर नया इतिहास रचता है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपने आप को किस तरह का इंसान बनते देखना चाहते हैं। तो क्या यह बहुत आसान रास्ता होगा? नहीं। यदि आपको उन 1% लोगों की सूची में शामिल होना है तो इसके लिए आपको मेहनत को भी अपना साथी बनाना होगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फिलहाल क्या कर रहे हैं। आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, मोटे हैं, पतले हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, जैसे भी हैं, आप अपने आप को सफलता की चोटी तक पहुंचा सकते हैं। कई लोग प्रेरक कहानियां सुनकर अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, लेकिन ये बातें केवल कुछ दिनों तक ही हमारे साथ रहती हैं और अंत में हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां हम कुछ समय पहले थे। हमारा दिमाग इस तरह से बना हुआ है कि इसके लिए मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातें बहुत कम समय के लिए काम करती हैं। आज तक इस तरह की बातों से शायद ही किसी की ज़िंदगी बदली हो। हम में से लगभग सभी ने कभी ना कभी इस तरह की कहानियां और बातों को सुनकर खुद को बदलने की कोशिश की है, लेकिन अंत में हमने खुद को वहीं पाया है जहां से हमने शुरुआत की थी। डेविड गॉगिंस, जो एक एथलीट और अमेरिकी नौसेना के रिटायर्ड चीफ रह चुके हैं, ये भी कुछ समय पहले एक आम व्यक्ति हुआ करते थे जो ये मानते थे कि हमारे शरीर और दिमाग की एक सीमा होती है। उस सीमा से आगे जाना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन परिस्थितियों ने डेविड को ऐसा बनाया कि आज दुनिया इनको वर्ल्ड टफेस्ट मैन के नाम से जानती है। डेविड के पिता के पास खूब संपत्ति थी, लेकिन वो नशेड़ी थे और वो डेविड और उनकी माँ को बहुत मारते थे, और फिर डेविड और उनकी माँ ने उन्हें छोड़ दिया। इसके बाद उनका परिवार सरकारी पेंशन पर अपना गुजारा किया करता था, मगर उनका रंग काला होने के कारण उनको अमेरिका में रंग भेद का हर रोज शिकार होना पड़ता था। डेविड कहते हैं कि बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि निचले स्तर पर होना कैसा होता है, लेकिन डेविड ये जानते हैं कि ये एक दलदल में फंसे होने जैसा होता है जो आपको जकड़ लेता है और आपको अपने अंदर खींचता रहता है। जब जिंदगी ऐसी हो जाए तो ऐसी परिस्थितियों से निकलकर एक अलग रास्ता लेना ही समझदारी होती है। लेकिन समस्या तब आती है जब हम हमारे गोल्स को खुद से ही नहीं बल्कि बाहरी चीज़ों से प्रभावित होने देते हैं। डेविड को जल्द ही यह एहसास हो गया था कि प्रेरक बातें और कहानियाँ उनकी ज़िंदगी को नहीं बनाने वाली। तब उन्होंने एक नया रास्ता चुना जिसमें दर्द और संघर्ष था। आखिरकार उन्होंने अपने दिमाग और शरीर के हर कमज़ोर हिस्से को बदल कर इतना मजबूत कर दिया जो शायद ही पहले किसी ने देखा हो। डेविड का ये मानना है कि हर व्यक्ति अपनी वास्तविक क्षमता का केवल 40% ही इस्तेमाल करता है। एक बार डेविड को MIT के एक बड़े समारोह में बुलाया गया था। हालांकि डेविड ने कभी भी किसी विश्वविद्यालय में एक विद्यार्थी के रूप में कदम नहीं रखा था, फिर भी वो दुनिया के सबसे मशहूर कॉलेज में एक मेहमान के तौर पर बुलाए गए। उस समारोह में थोड़ी देर तक ऐसे ही बातें चलती रहीं। इसके बाद डेविड ने देखा कि MIT के कुछ प्रोफेसर्स ये कह रहे हैं कि हर व्यक्ति की एक सीमा होती है जिसमें वे कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं कर पाते, फिर चाहे वो कितने ही कठोर क्यों ना हो। इसीलिए इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने दिमाग से कितने मजबूत हैं। वहीं उस हॉल में मौजूद हर व्यक्ति भी इस बात को स्वीकार कर रहा था। जब डेविड से पूछा गया कि क्या आप इस बात से सहमत हैं, तब डेविड ने बिना किसी संदेह के साथ जवाब दिया कि प्रोफेसर्स ने जो बात अभी कही है
वो 99% लोगों के लिए सही है, लेकिन 1% लोग ऐसे हैं जो हर मुश्किल को पार करके ही दम लेते हैं। डेविड ने इस बात पर पर्सिया के दार्शनिक हिल्टन का एग्जाम्पल दिया, जिसने एक बार कहा था कि किसी भी जंग में 100 में से 10 आदमी ऐसे होते हैं जो लड़ाई के मैदान में होने ही नहीं चाहिए। इनमें से 80 आदमी केवल वहां मारे जाने के लिए होते हैं। बचे हुए 9 लोग वास्तविक योद्धा होते हैं और उन्हीं के लिए लड़ाई लड़ी जाती है। मगर वहीं एक आखिरी व्यक्ति होता है जो सूरवीर कहलाता है। वही व्यक्ति सभी 99 लोगों पर भारी पड़ता है। जिस क्षण आपका जन्म होता है उसी क्षण आप मरने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं। साथ ही साथ आप इस बात के भी योग्य बन जाते हैं कि आप सफलता की ऊंचाइयों को छुएं और एक सूरवीर बने। मगर यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी जिंदगी की जंग में क्या बनना चाहते हैं, और इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करें। मुझे हालातों का शिकार बन जाना चाहिए था। डेविड अपनी माँ, बड़े भाई और पिता के साथ न्यूयॉर्क के एक अमीर इलाके में रहते थे। वहाँ आसपास डॉक्टर, बड़े वकील और यहाँ तक कि प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी रहा करते थे। डेविड के घर के आगे एक मर्सिडीज और रोल्स रॉयस खड़ी रहती थी, लेकिन सच डेविड के घर की दीवारों के पीछे छुपा था। डेविड के पिता टर्नेस गोगिंस एक क्लब चलाते थे जिससे वो काफ़ी अच्छे पैसे कमाते थे। लोगों को लगता था कि उनका परिवार भी एक सभ्य परिवार की भांति है, जहां सब आपस में मिलजुल कर रहते थे। मगर सच्चाई कुछ और ही थी। डेविड के पिता न केवल एक नशेड़ी थे, यहाँ तक कि वो कई सारी क्रिमिनल्स गतिविधियों में शामिल थे। टर्नेस डेविड की माँ जैकी से 17 साल बड़े थे और उन्होंने जैकी से कभी भी कानूनी तौर पर शादी नहीं की थी। हर रात डेविड और उनकी माँ क्लब में रात भर काम करते थे। रात को वो गंदे टॉयलेट साफ करते और वहीं पर सोते थे। जब भी काम में कोई गलती होती तो डेविड और उनकी माँ को टर्नेस बहुत मारते थे। डेविड अक्सर मार के कारण अपने शरीर पर पड़े निशानों को छुपाने का प्रयास करते थे। स्कूल में उनकी यही कोशिश रहती थी कि कोई भी उनकी मार के निशानों को ना देखे, क्योंकि अगर कोई उनके निशानों को देख लेता तो ये निशान और भी ज़्यादा गहरे हो जाते। उनके पिता यह बिल्कुल भी नहीं चाहते कि किसी और को उनके घर की बात पता चले। डेविड और उनकी माँ दोनों उनके पिता के क्लब में हर वक्त काम करते थे। उनके पिता ने किसी भी अन्य कर्मचारी को काम करने के लिए नहीं रखा था। डेविड के पिता की आसपास के मोहल्ले में अच्छी खासी पहचान थी, जिसकी वजह से लोगों को यही लगता था कि वो बहुत अच्छा इंसान है जो अपने बच्चों और पत्नी का बेहद ख्याल रखता है। एक दिन जब डेविड की माँ ने छोटी सी गलती कर दी तो टर्नेस को बहुत गुस्सा आ गया। इस गलती पर वो अपनी बेल्ट निकालकर अपनी वाइफ जैकी को लगातार मारता रहा। आखिरकार जैकी ने घर में लगा इमरजेंसी अलार्म बजा दिया, जिससे टर्नेस रुका और ऊपर चला गया। उसे पता था कि पुलिस रास्ते में ही होगी। जब पुलिस आई तो टर्नेस पहले से ही दरवाजे पर खड़ा हो गया और पुलिस वालों से हंस हंस कर बातें करने लगा। पुलिस ने डेविड की मां जैकी को टर्नेस के पीछे खड़ा देखा। उन्होंने ये भी देखा कि जैकी का चेहरा सूजा हुआ था और उसके मुंह से खून निकल रहा था, लेकिन पुलिस ने इसे नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि टर्नेस का एक अच्छा खासा रुतबा था और उसकी पहुंच पुलिस तक भी थी। डेविड और उनकी मां को यह एहसास हो गया था कि उनको बचाने वाला कोई भी नहीं है। एक दिन टर्नेस सब लोगों को क्लब लेकर गया, जहां वो जुए में लाखों रुपए हार गया। जब सब लोग वापस अपने घर आ रहे थे तब डेविड ने केवल इतना कहा कि उन्हें इस क्लब में नहीं जाना चाहिए था। यह सुनते ही टर्नेस आग बबूला हो गया। उसने डेविड को कहा कि वो घर जाते ही अपने कपड़े निकाल दे। डेविड जैसे ही घर पहुंचा उसने टर्नेस की बात मानी और डरते हुए हॉल में जाकर कपड़े उतारकर खड़ा हो गया। उसे यह मालूम था कि आज उसे अपनी जिंदगी की सबसे बुरी मार पड़ने वाली है। हॉल की लाइट बंद थी, जिसके कारण डेविड ज़्यादा कुछ नहीं देख पा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने गेट के खुलने की आवाज़ सुनी तो वो डर गया। उस हॉल में केवल इतना ही उजाला था कि वो टर्नेस की आंखें और थोड़ा सा चेहरा ही देख पा रहा था। टर्नेस ने बेल्ट निकालकर पहले डेविड की कमर पर मारा। जब डेविड ने अपने हाथों से उसे रोकने की कोशिश की तब टर्नेस ने उसकी जांघों और पैरों पर मारना शुरू कर दिया। डेविड अब यह कोशिश कर रहा था कि वो अपने हाथों से अपने पर लगने वाली चोट को कम करे, मगर टर्नेस की मार उसके नन्हे और नाजुक हाथों से कहाँ रुकने वाली थी। धीरे धीरे डेविड की आंखों से आंसू आने लगे और वो बेहद गुस्सा होने लगा। वो इन सब का अंत चाहता था, जिसकी शुरुआत अब होने वाली थी। वो अब चुपचाप खड़ा होकर टर्नेस की हर मार को सहने लगा।
लेकिन उसकी आंखों में इतना गुस्सा भरा था कि वो टर्निस को उसी समय मार देना चाहता था। टर्निस जब डेविड को मार रहा था तब डेविड लगातार टर्निस की आंखों में देख रहा था, जिससे टर्निस को यह ना लगे कि उसने डेविड को झुका दिया है। जब डेविड की मां जैकी को यह बात पता लगी तो उसकी सहनशीलता की सीमा पार हो चुकी थी। वो अब तक टर्निस को इसलिए झेल रही थी क्योंकि उसे पता था कि टर्निस ने अब तक कानूनी तौर पर शादी नहीं की है। इसी कारण कानूनी रूप से उसे टर्निस की संपत्ति का कुछ भी नहीं मिलेगा। जैकी को यही चिंता सता रही थी कि वो अकेले अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे कर पाएंगी। मगर जैकी अब ये सोच चुकी थी कि वो अब ये सब नहीं सहेगी। उसने शाम को खाना खाते वक्त डेविड और उसके भाई को कहा कि वो लोग अपना बैग पैक कर लें, क्योंकि वो लोग अब और इस घर में नहीं रहेंगे। टर्निस उस वक्त अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था। जब उसने ये सुना कि जैकी उसे छोड़कर जा रही है तो उसने गुस्से से जैकी से कहा कि वो लोग उसके बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे। अब जैकी के सामने ये समस्या थी कि उसे अपने और अपने बच्चों के लिए रहने की जगह ढूंढनी थी। तब उसने अपनी माँ के साथ ब्राज़ील जाने का निर्णय लिया। अपनी नानी के पास डेविड और उसका भाई करीब 6 महीने तक रहे, जिसके बाद वो स्कूल जाने की योजना बनाने लगे। लेकिन डेविड का बड़ा भाई वहाँ नहीं रहना चाहता था, क्योंकि टर्निस का व्यवहार डेविड के भाई के प्रति काफ़ी अच्छा था। हालांकि टर्निस उसे भी कभी कभी पीटता था, लेकिन वो उसे अपना वारिस मानता था। कई बार टर्निस अपने बड़े बेटे को यह भी बोलता था कि एक बार तुम बड़े हो जाओ फिर घर की जिम्मेदारी तुम संभालोगे। टर्निस की ये बात जैकी को पीटने पर भी लागू होती थी। हालांकि टर्निस जूनियर कभी भी अपनी माँ को टर्निस के हाथों पिटते हुए नहीं देख पाया। उसकी आंखें और उसका मन इतना दर्दनाक दृश्य देखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जब भी टर्निस जैकी को पीटता था तो टर्निस जूनियर हमेशा अपने कमरे के बाहर खड़ा रहता था। लेकिन जब उसने देखा कि उसके पिता का व्यवहार बाकियों की तुलना में उसके साथ थोड़ा अच्छा है तो उसने वही रहना पसंद किया। डेविड जब स्कूल गया तो उसे दूसरी कक्षा में रखा गया। दूसरी कक्षा में उस उम्र का वो एकमात्र विद्यार्थी था जो कमज़ोर था। उसे दूसरी कक्षा की पढ़ाई के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन किस्मत से डेविड को एक अच्छी टीचर मिल गई जिसने डेविड का ख्याल रखा और उसे हर बात ठीक से समझाई। उन्हीं के कारण डेविड धीरे धीरे पढ़ाई में अच्छा हो गया। अगले साल जब डेविड तीसरी कक्षा में आया तो उसकी टीचर उसके साथ नहीं थी। नई टीचर जिनको डेविड का अतीत नहीं पता था, इसीलिए वो डेविड को खूब डांटती थी। और फिर डेविड ने परीक्षाओं में चीटिंग करना शुरू कर दिया, जिसके कारण वो नई टीचर की डांट से बच जाया करता था। लेकिन ऐसा ज़्यादा दिन तक नहीं चला। नई टीचर को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने डेविड की माँ को कहा कि वो डेविड को स्कूल में तभी रखेंगी जब वो डॉक्टर से उसके लिए थेरेपी सेशन ले और उसके पागल ना होने का प्रमाण पत्र लेकर आए। डेविड और उनकी माँ जैकी को ये बात सुनकर बड़ा झटका लगा। जब जैकी डेविड को डॉक्टर के पास लेकर गई तो वहाँ पर कई पागल बच्चे थे। डेविड को इस बात का पूरा एहसास था कि वो पागल बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो डिप्रेशन का शिकार था। डेविड को इससे पहले भी एक बीमारी हो चुकी थी जिसमें उसके कान से लगातार खून निकलता था। उस समय टर्निस ने उसका इलाज नहीं करवाने दिया था, लेकिन अब जैकी ने सोच लिया था कि वो डेविड का इलाज कराएंगी, मगर उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। धीरे धीरे डेविड को ये लगने लगा कि वो केवल असफल होने के लिए बना है। डेविड पूरी तरह से टूट चुका था। उसे इन सब से बाहर निकलने का कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। डेविड की ज़िंदगी में मुश्किलें काफ़ी जल्दी आ गईं, लेकिन सबका बुरा समय इसी तरह का हो ये ज़रूरी नहीं है। इसीलिए याद कीजिए कि आपका बुरा समय कब आया था। क्या आपके साथ भी कभी इस प्रकार की मारपीट की गई थी? यदि हाँ, तो आप वहीं से ये सोचने लगे होंगे कि आप एक सीमित क्षमता वाले व्यक्ति हैं। इसी सोच के चलते हम अपने आप को आगे धकेलना बंद कर देते हैं। आप आज ही एक डायरी में ये सब लिखना शुरू कर दीजिए कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी सफलता के आड़े आ रहा है। वो व्यक्ति कहीं भी हो सकता है, आपके घर में, आपके स्कूल में या आपके पड़ोस में। तो डेविड की ज़िंदगी ऐसे ही दुख में बीत रही थी। तभी एक दिन डेविड और उनकी माँ जैकी को उम्मीद की किरण नज़र आने लगी। तभी जैकी एक आदमी से मिली जो बहुत ही सुलझा हुआ समझदार व्यक्ति था। वो बहुत कम समय में जैकी से बहुत करीब आ चुका था। साथ ही साथ वो डेविड को भी बहुत पसंद करता था और डेविड को हमेशा अपने बेटे की तरह रखता था। जैकी और विल्बर्ट धीरे धीरे करीब आने लगे। डेविड भी इस बात से काफ़ी खुश था, क्योंकि जब वो अपने पहले पिता टर्निस के घर रहते थे तब उनके पास पैसा तो खूब था, लेकिन वहाँ उनकी ज़िंदगी नरक से भी बदतर थी।
फिर जब वो वहाँ से अपनी नानी के घर रहने आया तो गरीबी ने उसकी ज़िंदगी को और मुश्किल बना दिया। लेकिन आखिरकार जैकी को नया हमसफ़र मिला, जो न केवल जैकी और डेविड से प्यार करता था बल्कि उसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक ठाक थी। जैकी अब विल्बर्ट के साथ बहुत खुश रहती। डेविड जब अपनी माँ को इतना खुश देखता तो उसे भी बहुत अच्छा लगता। वो सोचता था कि अब उसकी माँ आखिरकार खुश है। कुछ महीने तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और जैकी और विल्बर्ट ने शादी करने का निर्णय लिया। सभी रिश्तेदार इस बात से बेहद खुश थे कि अब आखिरकार डेविड और जैकी एक अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। विल्बर्ट एक बार जैकी और डेविड से मिलने उसके घर आया हुआ था और उस दिन उन सबको एक फुटबॉल मैच देखने जाना था। किसी कारणवश विल्बर्ट ने डेविड और जैकी से किसी और दिन फुटबॉल मैच देखने जाने के लिए कहा और खुद भी अपने घर के लिए निकल गया। अगले दिन जैकी को यह खबर मिली कि किसी ने विल्बर्ट की गोली मारकर हत्या कर दी। जैकी ये सुनकर कुछ मिनटों के लिए एकदम सुन्न पड़ गई। वो कुछ भी सोच नहीं पा रही थी। वो विल्बर्ट के साथ बिताए वो पल याद करने लगी जिसमें वो खुश थी। डेविड और जैकी जब विल्बर्ट के घर पहुंचे तो पता चला कि कुछ गुंडे विल्बर्ट के घर में घुसकर उसकी हत्या करके चले गए। जब डेविड वहां पहुंचा तो विल्बर्ट की लाश पड़ी थी और पुलिस आसपास के इलाकों में छानबीन कर रही थी। उस रात डेविड और जैकी को विल्बर्ट के घर रुकने के लिए कहा गया। उनके साथ विल्बर्ट के पिता भी थे। उन्होंने 2 बंदूकें भी अपने पास रखी थी जिससे अगर हमलावर वापस आएं तो वे उनका मुकाबला कर सकें। मगर उस रात जैकी और डेविड अपनी जान के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे। वो बस विल्बर्ट को लेकर अत्यधिक भावुक हो गए थे। डेविड ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसे लगा कि अब शायद उसके जीवन में अच्छा समय आ गया है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत निकला। अगले कुछ महीनों तक ना तो डेविड ना ही उसकी माँ जैकी इस सदमे से उबर पाए। जैकी जो बिल्कुल टूट चुकी थी, उसकी एकमात्र उम्मीद उसके सामने खून से सनी पड़ी थी। वो एक बार भी विल्बर्ट के जाने के बाद रोई नहीं, जिसके कारण वो अंदर ही अंदर घुट रही थी। ये बात उसके व्यवहार में लगातार दिख रही थी। जैकी की नींद भी बहुत कम हो गई। अब वो अक्सर टीवी देखते देखते सोफे पर सो जाया करती थी। वही डेविड ने जल्द ही एक स्कूल में दाखिला ले लिया और वो धीरे धीरे सामान्य जिंदगी की ओर लौटने लगा। मगर उसके जीवन में हादसों का सिलसिला यही रुकने वाला नहीं था। एक बार जब डेविड बस में बैठकर अपने स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि एक गाड़ी में से छोटा बच्चा निकलकर उसकी बस की तरफ भागते हुए आ रहा था। उस वक्त बस रुकी हुई थी। उस बच्चे के हाथों में कुछ बिस्किट थे। जैसे ही बच्चा बस के करीब पहुंचा, बस चालू हो गई और बच्चा बस के नीचे कुचल गया। डेविड जो केवल 15 साल का छात्र था, यह हादसा देखकर एकदम सहम और घबरा गया। उसी वक्त सभी बच्चों को बस से नीचे उतरने के लिए कहा गया। डेविड भी बस से नीचे उतर गया, लेकिन जब उसने उस बच्चे का कुचला हुआ सिर देखा तो वो अंदर तक हिल गया और उसे विल्बर्ट की याद आ गई। उसे उस बच्चे की जगह विल्बर्ट की लाश दिखाई देने लगी। उसे याद आने लगा कि कैसे विल्बर्ट का शरीर जमीन पर खून से सना पड़ा था। डेविड एक और सदमे को झेल नहीं पाया। उस दिन घर आकर डेविड पूरे दिन सदमे में रहा। वो कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। एक बार डेविड और उनका कजिन शहर से दूर कहीं घूमने गए। जब वो वहां से पैदल वापस आ रहे थे तब रास्ते में एक गाड़ी उनके पास से गुजरी, जिसमें बैठे एक गोरे आदमी ने खिड़की से निकलकर कहा कि ये काले लोग यहाँ कैसे आ गए। डेविड को अब इन सब बातों की आदत हो चुकी थी, इसीलिए उसने और उसके भाई ने इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और अपना सिर झुकाकर सड़क के किनारे चलते रहे। मगर वो गाड़ी आगे जाकर रुकी। उसमें बैठा गोरा आदमी बंदूक लेकर डेविड के सामने आ गया। बंदूक को डेविड के सामने तान कर उसने फिर उनसे पूछा, तुम काले लोग कहाँ से हो? इस शहर में क्यों आए हो? डेविड और उसके भाई ने कुछ ना बोलने का निर्णय लिया। वो व्यक्ति डेविड और उसके भाई को गंदी गालियां देकर वहां से चला गया। तब दोनों भाइयों ने राहत की सांस ली, लेकिन डेविड का आत्मविश्वास अंदर से ध्वस्त हो चुका था। वो अपने आप को कीड़े मकोड़ों की तरह मानने लगा था। वो सोचने लगा था कि आखिरकार उसके साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है और लोग ये क्यों नहीं समझते कि हमारी चमड़ी का रंग हमारे व्यवहार को बिल्कुल भी बयां नहीं करता। घर आकर डेविड ने यह बात अपनी माँ को नहीं बताई, लेकिन वो रात भर इसके बारे में सोच सोच कर रोता रहा। कुछ दिनों बाद एक और घटना ने डेविड को भेदभाव के साथ आमंत्रित किया। एक बार डेविड अपनी कक्षा में बैठकर अपने टीचर की बात सुन रहा था। उस वक्त उसने जब अपनी नोटबुक खोली तब उसने देखा कि उसकी नोटबुक पर किसी ने एक काले व्यक्ति का चित्र बना दिया था, जिसके पीछे आपत्तिजनक भद्दी गालियां भी लिखी हुई थी।
डेविड ये देखकर हैरान हो गया, क्योंकि अब तक किसी ने भी कम से कम उसको स्कूल में तो इस तरह की भेदभाव भरी बातें नहीं कही थी। लेकिन उस दिन डेविड ने देखा कि उसके स्कूल के साथी उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। डेविड तब बिना किसी को देखे अपनी नोटबुक उठाकर कक्षा से बाहर चला गया। पीछे से उसकी टीचर उसको बुलाती रही, लेकिन वो रोते हुए सीधे प्रिंसिपल के कमरे में पहुंचा। उसने उस नोटबुक को प्रिंसिपल की टेबल पर फेंका और उसने कहा, अब बस हो गया, मैं अब और नहीं सह सकता। प्रिंसिपल ने उसकी किताब देखी और कहा कि डेविड, इसने तो काले व्यक्ति की स्पेलिंग भी गलत लिखी है, ये जरूर कोई बेवकूफ़ होगा। डेविड प्रिंसिपल की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा हुआ और रोता रहा। डेविड के लिए परेशानियां यही नहीं रुकी, वो लगातार रंग भेद से जुड़े किस्सों का सामना करता रहा। लेकिन एक घटना ऐसी हुई जिसने उसे पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। डेविड को अपने स्कूल में एक लड़की बेहद पसंद थी। वो लड़की भी डेविड को बहुत पसंद करती थी। एक बार जब वे दोनों एक कैफ़े में कॉफ़ी पी रहे थे, तो उसी वक्त उस लड़की को उसके पिता ने डेविड के साथ देख लिया। उसने लड़की को बुलाया और कहा, अगर दोबारा तुम इस लड़के के साथ दिखी तो खैर नहीं। ये सुनकर डेविड अंदर ही अंदर पूरी तरह से बिखर गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका काला होना उसको इतनी बेइज्जती का पात्र बनाएगा। वो अब पूरी तरह से हार चुका था। इन सब परेशानियों के बीच डेविड के मन में एक सपना था जो अब भी पल रहा था। डेविड के दादाजी अमेरिकी वायुसेना में एक रसोइया थे, जहां उन्होंने 20 साल तक काम किया था। डेविड भी वायुसेना में भर्ती होने के लिए उत्सुक था। वायुसेना में जो नौकरी डेविड को सबसे ज़्यादा पसंद थी वो पैराट्रोपर्स की थी। पैराट्रोपर्स वो लोग होते हैं जो वायुयान से पैराशूट की मदद से कूदकर पायलट और सेना के जवानों की जान बचाते हैं। डेविड ने इसके बारे में और जानने के लिए एक कोर्स में दाखिला लिया। उसने वहाँ एक पैराट्रूपर्स का भाषण सुना। अपने ट्रेनिंग के दौरान की कहानी सुनाते हुए स्कॉट ने बताया कि कैसे उसे 13,000 फीट की ऊंचाई से कूदना था। एक दिन जैसे ही वो कूदा तो कुछ तकनीकी खराबी के कारण उसका पैराशूट ठीक से नहीं खुला और उसके साथी के पैराशूट से उलझ गया। इसके कारण वो दोनों ठीक से लैंड नहीं कर पाए। स्कॉट जमीन पर गिर गया और वो लुढ़कता ही गया। सबने सोचा कि स्कॉट की मौत हो गई, लेकिन उस समय उसमें थोड़ी जान बाकी थी। स्कॉट को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया, लेकिन डॉक्टरों के प्रयास ने उसे फिर से जिंदा कर दिया। उसके बाद भी स्कॉट का फिर से पैराट्रूपर्स में शामिल होने का सपना अधूरा रह गया, क्योंकि इतनी चोटें लगने के बाद पैराट्रूपर्स का दोबारा वायुसेना में दाखिल होना बहुत ही मुश्किल होता है। उस वक्त स्कॉट लगातार अपने ठीक होने पर ध्यान देने लगा और 18 महीने के प्रयास के बाद एक असंभव काम को करने की कोशिश में लग गया। उसने अपने सारे बुरे हालातों को पार करके खुद को फिर से पैराट्रूपर्स में शामिल किया। डेविड ये कहानी सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने देखा कि कैसे एक असंभव कार्य को स्कॉट ने संभव किया। अपने ऊपर आई हर परेशानी को सहने के बाद डेविड को आखिरकार अपनी जिंदगी का मकसद मिल चुका था। और डेविड के जीवन में 2 घटनाएं ऐसी हुई जिसने डेविड को बदलने के लिए काफ़ी प्रोत्साहित किया। पहली घटना तब हुई जब डेविड सेना में दाखिल होने वाली एक परीक्षा में फेल हो गया। डेविड उस परीक्षा में अपनी ओर से जितनी मेहनत कर सकता था करके गया था। उसने सोचा था कि स्कूल की तरह वो इस परीक्षा में भी नकल कर लेगा, लेकिन ये परीक्षा अलग थी। डेविड के आसपास जो बच्चे बैठे थे वो एक अलग विषय की परीक्षा दे रहे थे, इसीलिए डेविड के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं था जिससे वो नकल कर पाए। डेविड उस परीक्षा में केवल 99 अंकों में से 20 अंक प्राप्त कर पाया, जो सेना में भर्ती होने के लिए 36 अंकों से काफ़ी कम थे। इस घटना ने डेविड को काफ़ी उदास तो किया ही, मगर साथ ही साथ उसने डेविड को यह भी एहसास दिलाया कि उसे अपने आप को बदलने की कितनी ज़रूरत है। उसके जीवन की दूसरी घटना उसकी माँ जैकी से जुड़ी थी। डेविड की माँ जैकी जब भी डेविड को कुछ बताती थी तो डेविड उसको सुनने से साफ इनकार कर देता था। डेविड लगातार कॉलेज छोड़कर अपने दोस्तों के साथ उनके घर पर बैठा रहता था। उसकी ज़िंदगी का कोई भी उद्देश्य नहीं था। जब एक दिन डेविड अपने दोस्त के घर पर था तो वहाँ उसकी माँ जैकी का फ़ोन आया, जिसने उससे कहा कि उसके कॉलेज से एक पत्र आया है। उस पत्र में ये लिखा है कि डेविड 1 साल में आधे से ज़्यादा बार कक्षाओं में नहीं आया है, तो यदि डेविड इन सब कक्षाओं में न आने का कोई
अहम कारण नहीं बताता तो वो इस साल कॉलेज पास नहीं कर पाएगा। ये सुनकर डेविड कुछ नहीं बोला। फिर कुछ देर रुककर उसने कहा, मैं आकर पत्र लेता हूँ। थोड़ी देर बाद जब वो अपनी माँ के पास गया तो उसकी माँ ने उससे कुछ नहीं कहा और बस उसे एक सैंडविच बनाकर दे दिया। डेविड अपने कमरे में जाकर उस पत्र को देखने लगा। उसके बाद वो नहाया और खुद को शीशे में देखने लगा। तब उसे यह एहसास हुआ कि वो एक ऐसा इंसान बन गया है जिसकी ज़िंदगी में कोई उद्देश्य नहीं है। वो एक ऐसा लड़का है जिसे कोई अपने साथ नहीं रखना चाहेगा। डेविड अपने आप से घृणा करने लगा। उसने खुद से कहा, आखिरकार ऐसे इंसान को वायुसेना क्यों रखेगी। उसी दिन से डेविड ने सोच लिया कि उसे अपने आप को बदलना है और यहीं से शुरू होती है डेविड को अपने आप को बदलने की कहानी। डेविड ने अपने आप से वादे करने शुरू कर दिए। उसने खुद से कहा कि उसे एक गुंडे की तरह रहना बंद करना होगा। उसे परीक्षा में नकल करनी भी बंद करनी होगी, क्योंकि ये अनुशासित जीवन ही उसे वायुसेना में भर्ती करवा सकता था। डेविड अब लगातार वायुसेना में भर्ती होने की तैयारी में लग चुका था। वो हर दिन भागता, जिम जाता और पढ़ाई भी मन लगाकर करता था। धीरे धीरे उसकी माँ को भी यह एहसास हो गया कि डेविड इस बार वायुसेना में भर्ती होने के लिए काफ़ी गंभीर है। जैकी ने डेविड के लिए एक शिक्षक रखा जो उसको ये बताएगा कि वो कैसे वायुसेना में भर्ती हो सकता है। धीरे धीरे डेविड हर चीज़ में बेहतर होने लगा और 6 महीनों के अंदर ही उसने अपनी पढ़ाई का स्तर चौथी कक्षा से उच्च विश्वविद्यालय के स्तर तक पहुंचा दिया। अपने तीसरे प्रयास में डेविड आखिरकार वायुसेना की परीक्षा पास करने में सफल हुआ और वायुसेना में भर्ती हो गया। लेकिन क्या संघर्ष अब डेविड का साथ छोड़ चुका था? डेविड के लिए अब वो वक्त आ चुका था जब वो खुद की नज़रों से नज़रें मिलाकर खुद का सामना करे। आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते, इसीलिए आप अपने घमंड को बढ़ावा ना दें। जब आप अपने घमंड को बढ़ावा देते हैं तो वास्तव में वही आपको वास्तविक हीरो बनने से रोकता है। डेविड ने यह काम शीशे में देखकर खुद से बात करके किया। आप भी ऐसा कोई तरीका निकाल सकते हैं। आप अपने आप को लगातार ये याद दिलाइए कि आप जिंदगी में क्या पाना चाहते हैं, और जब भी आप अपने उस लक्ष्य से भटकें तो खुद को ये याद दिलाइए कि आपका लक्ष्य क्या है। आपका जो भी लक्ष्य है उसे पूरा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। कोई भी दूसरा व्यक्ति आपकी सफलता और असफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है। इसलिए अपने हर कदम को देखना शुरू कीजिए। आपका उठाया हर कदम क्या आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अपनी गलतियों को नकारना बंद करें। आप जैसा महसूस करते हैं आप कम से कम खुद को तो वैसा ही बताइए। अगले ही दिन डेविड नेवी के अफसरों को फ़ोन लगाने लगा और अपनी कहानी बताकर ये कहने लगा कि उसे नेवी की सील ट्रेनिंग में हिस्सा लेना है। मगर हर किसी ने उसे नकार दिया। लेकिन एक अफसर ऐसा था जिसने डेविड को उससे मिलने के लिए कहा। जब डेविड उससे मिलने गया तो उसने डेविड के वजन का मजाक बनाकर उसे वापस भेज दिया। मगर इन सब समस्याओं के बाद डेविड को आखिरकार एक ऐसा व्यक्ति मिला जो नेवी में भर्ती का काम देखा करता था। डेविड उससे मिलने गया, लेकिन इस बार उसे ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी, क्योंकि पिछली बार उसकी उम्मीद उसके मजाक बनने के साथ ही खत्म हो गई थी। इस अफसर का नाम था सॉल्जो। जब डेविड वहां पहुंचा तो हर कोई उसे देखकर हैरान था, लेकिन सॉल्जो उसे देखकर बिल्कुल हैरान नहीं था। उसने डेविड का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और उसे तुरंत वजन तौलने वाली मशीन पर खड़ा होने के लिए कहा। उस वक्त नेवी में क्वालिफाई करने के लिए 95 किलो वजन तक की सीमा थी। डेविड ने अपने कदम तराजू पर रखे और दोबारा बेइज्जती सुनने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही सामने 135 किलो का आंकड़ा दिखा, तब सॉल्जो मुस्कुराते हुए बोला, तुम एक हट्टे कट्टे इंसान हो। नेवी में थोड़े फुर्तीले इंसान चाहिए होते हैं, इसीलिए तुम्हें अपने वजन को आने वाले 3 महीनों में कम करना होगा। यह सुनकर डेविड सोचने लगा कि आने वाले केवल 3 महीनों में उसे करीब 45 किलो वजन कम करना होगा। शुरुआत में डेविड को लगा यह काम बिल्कुल असंभव है, उसे वो शायद ही कर पाएगा। लेकिन डेविड के पास पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। अगले कुछ हफ्तों तक डेविड नेवी सील की परीक्षाओं की तैयारी में लग गया और उसने अपने मेहनत के बूते पर सभी परीक्षाएं पास कर ली। लेकिन एक परीक्षा ऐसी थी जिसमें उसके ज़रूरत से थोड़े कम अंक आए थे। इसके अलावा अभी उसकी शारीरिक परीक्षा होनी बाकी थी।
जिसकी तैयारी वो जल्द शुरू करने वाला था। ये काम डेविड को इतना असंभव लग रहा था कि उसने अपने रेस्टोरेंट की नौकरी भी नहीं छोड़ी। उसे ये लगा कि अगर वो नेवी में भर्ती होने में सफल नहीं हो पाया तो कहीं वो अपनी पुरानी नौकरी से हाथ न धो बैठे। हालांकि डेविड ने लिखित परीक्षा में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन एक विषय में उसका प्रदर्शन थोड़ा ढीला रह गया था। इसीलिए उसको 4 हफ्ते बाद दोबारा सारी परीक्षाएं देनी थी और डेविड ने रेस्टोरेंट में काम छोड़कर दौड़ना शुरू कर दिया। पहली दौड़ के बाद उसके पैरों में भयानक दर्द होने लगा और फेफड़ों ने 1 किलोमीटर दौड़ के बाद हाथ खड़े कर दिए। लेकिन अब डेविड रुकना भूल चुका था, इसीलिए वो उन सभी कठिनाइयों के बावजूद दौड़ता रहा। वो रोजाना सुबह 4:30 बजे उठकर 2 घंटे दौड़ने जाता था और फिर वापस आकर पढ़ाई करता था। डेविड का वजन ज़्यादा होने के कारण वो भागने की बजाय साइकिल चलाने में ज़्यादा समय बिताया करता था, क्योंकि उसका अपने इतने ज़्यादा वजन के साथ भागना काफ़ी मुश्किल होता था। डेविड ने अपना खाना भी बहुत कम कर दिया था। कम कैलोरी के लिए वो दिन में केवल 1 बार ही खाना खाता, जिसका नतीजा भी अब सामने आने लगा था। 2 हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद अब डेविड का वजन 10 किलो कम हो गया था, मगर नेवी में जाने के लिए ये वजन अब भी काफ़ी ज़्यादा था। अब डेविड ने धीरे धीरे कसरत करनी भी शुरू कर दी। जैसा कि अक्सर वजन कम करने वाले व्यक्तियों के साथ होता है कि शुरुआत में तेज़ी से वजन गिरने के बाद एक समय ऐसा आता है जब शरीर वजन कम करना बंद कर देता है। डेविड के साथ भी यही हुआ। उसका वजन कुछ समय बाद गिरना बंद हो गया। अब डेविड के पास अपनी इस यात्रा को आगे चलाए रखने का एक ही रास्ता था कि वो अपनी कसरत को और ज़्यादा बढ़ा दे। ट्रेनिंग के 1 महीने पहले डेविड का वजन करीब 105 किलो के आसपास था। वो दिन में अब करीब 10 से 12 किलोमीटर दौड़ा करता था और करीब 30 किलोमीटर तक साइकिल चलाता था। इसके अलावा उसने तैराकी करनी भी शुरू कर दी थी। ये सब वो कड़ाके की सर्दी में किया करता था। लेकिन अब शरीर के साथ साथ डेविड को अपनी मानसिक तैयारी भी पूरी तरह से करनी थी। वो केवल कम वजन के साथ नेवी सील की परीक्षा पास नहीं कर पाएगा। इसके लिए उसको लिखित परीक्षा भी दोबारा पास करनी होगी। इसीलिए वो पढ़ाई को भी ज़्यादा समय देने लगा था। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब नए विषय की परीक्षा का नतीजा आना था। डेविड अपना परिणाम लेने के लिए ऑफिस पहुंचा। वो यहाँ के कर्मचारी से अपने परिणाम की मांग करने लगा और जब उसका परिणाम उसके सामने आया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आखिरकार सभी परीक्षाएं पास कर ली थी। सॉल्जो ये सुनकर बहुत खुश हुआ और अगले ही दिन उसने डेविड से मिलकर डेविड की इस सफलता का जश्न मनाया। अपनी यात्रा का पहला चरण हमेशा सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि उस वक्त आपको अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलकर मेहनत की दुनिया में कदम रखना होता है। इसीलिए अपना पहला कदम अपने आत्मविश्वास के साथ उठाएं कि वो आपको अंत तक रुकने ना दे। हमेशा ध्यान रखें कि आप वो काम जरूर करें जिससे आपको डर लगता हो। इस तरह के काम करने से आप धीरे धीरे अपने डर पर हावी होने लगेंगे। अगर भविष्य में कोई ऐसी चुनौती आपके सामने आती है तो आप उसके सामने नहीं झुकेंगे। आप जिस भी चीज़ को बदलना चाहते हैं उसकी फ़ोटो लें और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दें। इसके साथ ही उस तस्वीर के नीचे ये भी लिखें कि आप इसमें क्या बदलाव लाने वाले हैं और बदलाव के प्रयास में जुट जाएं। एक असंभव कार्य। अपने तीसरे प्रयास में डेविड वायुसेना की परीक्षा को पास करके सेना में भर्ती हो गया। लेकिन डेविड की ज़िंदगी भला इतनी आसान कैसे हो सकती थी? प्रशिक्षण के दौरान सेना के डॉक्टरों ने बताया कि डेविड को सिकल सेल एनीमिया है। ये एक प्रकार की बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति की रक्त कोशिकाएं असामान्य होती हैं। उससे उसकी कमी से रक्त की कमी के लक्षण आने लगते हैं। इसी के चलते डेविड को वायुसेना से निकाल दिया गया। हारा हुआ डेविड अब अपने आप को कुछ नहीं समझ रहा था। उसे लगने लगा कि शायद नियति ही उसे असफल व्यक्ति बनाना चाहती है और शायद उसके कर्म ही ऐसे हैं जिसके कारण वो हर जगह असफलता का मुंह देख रहा है। इस दौरान डेविड ने शादी कर ली और एक रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया था। उसका काम चूहों को पकड़कर रेस्टोरेंट से दूर फेंक कर आना था। डेविड को पता था कि ये वो काम नहीं है जो वो करना चाहता था। उसे तो वायुसेना में भर्ती होना था, लेकिन अब हालात थोड़े अलग थे। जब डेविड की उम्र 19 साल की थी तब उसका वजन करीब 80 किलो के आसपास था और 4 सालों बाद करीब 130 किलो का हो गया। इस वजन के साथ उन्हें केवल चूहे पकड़ने की नौकरी ही मिल सकती थी। अब वायुसेना में भर्ती होना उसके लिए एक सपना मात्र रह गया था। डेविड को अपनी इस नौकरी में केवल एक ही चीज़ पसंद थी, वो ये थी कि इसे करते वक्त उसे किसी से मिलना जुलना नहीं पड़ता था। लोग उन्हें देख नहीं सकते थे क्योंकि उनका काम ही ऐसा था। जहां लोग कम से कम होंगे
चूहे वहीं ज़्यादा होंगे। रेस्टोरेंट में काम करने से पहले डेविड ने एक सुरक्षा गार्ड की नौकरी की थी, जहां उन्हें महीने के $700 मिलते थे। रात में डेविड हमेशा ये सोचता था कि वो चाहता तो वायुसेना में रुक सकता था, क्योंकि जब वायुसेना में डॉक्टरों ने उन्हें यह बताया कि उनको सिकल सेल एनीमिया है, तब उन्होंने ये नहीं कहा था कि उन्हें तुरंत वायुसेना छोड़नी पड़ेगी, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि डेविड को शुरू से सारा प्रशिक्षण दोबारा करना होगा। मगर वायुसेना का प्रशिक्षण इतना कड़ा था कि डेविड की बिल्कुल भी क्षमता नहीं थी कि वो फिर से पूरा प्रशिक्षण करे। वो मन ही मन इस बात को लेकर खुश था कि अब उसे इतना बड़ा काम नहीं करना पड़ेगा। हालांकि इन सब परेशानियों के बीच डेविड के साथ एक अच्छा काम हुआ। डेविड की शादी उसकी मनपसंद लड़की प्रेम से हुई थी। प्रेम वही लड़की थी जिसके पिता ने एक बार डेविड को उसके काले रंग के लिए बेइज्जत किया था। उस वक्त प्रेम के पास भी कोई नौकरी नहीं थी, इसी कारण अब सारी जिम्मेदारी डेविड पर ही थी। इन सभी परेशानियों का सामना करते हुए डेविड अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता जा रहा था। तभी एक दिन डेविड को एक अखबार की हेडलाइन ने अपनी ओर आकर्षित किया। उस हेडलाइन में लिखा था नेवी सील दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग। इस हेडलाइन को पढ़कर डेविड काफ़ी प्रोत्साहित हो गया और उस अखबार को लगातार 30 मिनट तक पढ़ता रहा। उसे पढ़कर डेविड को ये पता चला कि नेवी सील सेना की सबसे कठिन प्रशिक्षण से प्राप्त होने वाली शाखा है, जहां जाने वाले लोग वास्तव में लोहे से भी कठोर होते हैं। इसी दौरान एक और व्यक्ति की बात ने भी डेविड को खुद को बदलने के लिए प्रेरित किया। वास्तव में ये व्यक्ति डेविड से बात नहीं कर रहा था, बल्कि ये व्यक्ति उस वक्त नेवी सील के जवानों को भाषण दे रहा था। जब डेविड नेवी सील के बारे में जानकारी जुटाने में लगा था, तब उसने उनके कुछ वीडियो देखे थे। उस वीडियो में उसने देखा कि नेवी सील का एक कमांडो अपने जवान से कुछ कह रहा था, लेकिन उस अफसर की बात सुनकर डेविड को ऐसा लग रहा था कि मानो वो कमांडो सीधा उसी से ही बात कर रहा है। वो अफसर कह रहा था, हमारे समाज में अक्सर आम लोगों को ही अहमियत दी जाती है और सम्मानित भी किया जाता है, लेकिन हम आम लोगों की तलाश में नहीं हैं। हमें दिलचस्पी उन लोगों में है जो उस भीड़ में से खुद को अलग करने का साहस दिखाते हैं, जो खुद को सदियों से चली आ रही शर्तों में बांधने के खिलाफ बोलते हैं और जो मानव समाज से कई कदम आगे बढ़कर काम करते हैं। नेवी सील को उन्हीं लोगों की तलाश है जो हर एक काम को अपनी पूरी क्षमता और योग्यता से पूरा करते हैं। ऐसे लोग जो हर प्रकार के मुश्किल हालातों को पार कर सकते हैं। इन बातों ने डेविड को इतना ज़्यादा प्रेरित किया कि वो बाथरूम गया और शीशे में खुद को देखने लगा। उस वक्त डेविड का वजन करीब 135 किलो के आसपास था। वो एक अनपढ़, बिना किसी योग्यता, अनुशासन और बिना किसी भविष्य के रहने वाला एक आम इंसान था। लेकिन शीशे में खुद को देखते वक्त डेविड बदलाव के लिए तैयार हो चुका था। वो एक नए डेविड गॉगिंस के जन्म के लिए जाग चुका था। अपनी किस्मत को बदलने के लिए वो जाग चुका था। आखिरकार डेविड की मेहनत ने उनको वहां पहुंचा ही दिया जहां वो जाने का ख्वाब हमेशा देखा करता था। लेकिन क्या यही उसकी परीक्षा का अंत था? नेवी सील में भर्ती होना एक अलग बात थी और वहां टिकना एक अलग बात है। नेवी की ट्रेनिंग देखकर आधे से ज़्यादा लोग नेवी छोड़कर आ जाते हैं। अब डेविड को उसकी सारी मेहनत उसकी आंखों के सामने से गुजरती नजर आ रही थी। उसे यही याद आने लगा कि कैसे वो हर दिन सुबह 4:30 बजे उठकर अपने सपनों के लिए दौड़ लगाता था। वो हर एक क्षण खुद को नेवी में बनाए रखने के लिए उन्हीं दिनों को याद करता था। नेवी जवान को हर तरह के कड़े परीक्षण से गुजरना पड़ता था, चाहे वो ट्रेनिंग के हमले हों या समुंदर के अंदर गहराई में किए गए ऑपरेशन। डेविड को हर तरह के प्रशिक्षण से गुजरकर नेवी सील में अपनी जगह बनानी थी। नेवी सील की ट्रेनिंग का सफ़र डेविड के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। उस दौरान उसकी नाक से खून आना, सबसे पीछे रहकर जमीन पर औंधे मुंह गिर जाना और सांस फूलना बहुत आम हो गया था। लेकिन डेविड अब हार मानने से इनकार कर चुका था। नेवी के डॉक्टर ने भी उससे कहा था कि इस तरह से डेविड अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रहा है। मगर डेविड ने यह ठान लिया था कि अगर उसे जीना है तो इसी तरह सिर उठाकर जीना है, नहीं तो उसके लिए मरना बेहतर है। अब भला मौत भी उसे क्या ही डराती। डेविड भागता रहा, गिरकर दोबारा उठता रहा और अंत में उसकी यही मेहनत ने न केवल उसे ट्रेनिंग में पास कराया, बल्कि वो पूरी टीम में सबसे टॉप पर रहा। जिंदगी में पहली बार डेविड प्रथम आया था। लोग उसके लिए तालियां बजा रहे थे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके जीवन में कभी ऐसा लम्हा भी आएगा। लेकिन इस पल को उसकी मेहनत और उसके पसीने की बूंदों ने बनाया था।
ना कि किस्मत उसके जीवन में ये पल लाई थी। डेविड बहुत खुश था, वो इतना खुश था जितना वो अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन उसकी इस खुशी का अंत नजदीक था। डेविड का घुटना बहुत जोर से दर्द कर रहा था। तब उसे और उसके बाकी के टीम को उसकी अगली दौड़ के पहले 1 हफ्ते का आराम करने का वक्त दिया गया। लेकिन तब तक भी डेविड का घुटना ठीक नहीं हो पाया। अब यही परेशानी डेविड के सामने आकर खड़ी थी। डेविड इस बार बिना किसी जवाब के, बिना किसी हल के इस परेशानी के सामने लाचार खड़ा था। डॉक्टर ने कहा, डेविड तुम्हारा घुटना बहुत ही खराब हालत में है। डॉक्टर की ये बात सुनकर डेविड हैरान हो गया था, क्योंकि उसे अगले 2 दिन में फिर से दौड़ के लिए जाना था। तब डॉक्टर ने उससे कहा, इस हालत में वो दौड़ तो क्या, चलने का भी नहीं सोच सकता। डेविड को 5 महीने तक आराम करने की सलाह दी गई, लेकिन अगर वो उस सलाह को मानता तो शायद जिंदगी भर के लिए खुद को माफ नहीं कर पाता। इसीलिए डेविड ने आराम करने के विचार को पूरी तरह से त्याग दिया और अगली जंग की तैयारी करने लगा। ट्रेनिंग की शुरुआत हुई और डेविड का घुटना उसके पहले कदम के साथ ही जान निकालने वाला दर्द देने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उसके हर एक कदम के साथ उसके प्राण शरीर को छोड़ रहे हों। दौड़ के अलावा भी कई तरह की ट्रेनिंग वहां पर हो रही थी, जिसमें तैराकी, भार लेकर भागना जैसे काम भी खिलाड़ियों को दिए गए थे। उस समय तैराकी के लिए लगाए गए एक गोते के दौरान डेविड लगभग बेहोश हो गया था, लेकिन डेविड ने अपनी आत्मशक्ति से मौत को भी इंतजार करने को कह दिया और अगले ही पल वो सतह पर आ गया। वो गहरी सांस लेते हुए मौत को हराकर वो एक योद्धा की तरह तैरता हुआ बाहर आ गया। डेविड अपनी दौड़ में भी लगातार आगे बढ़ता रहा था, लेकिन आप मानसिक रूप से कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपके दिमाग की ताकत आपकी टूटी हुई हड्डियों को नहीं जोड़ सकती। डेविड के घुटने ने आखिरकार जवाब दे दिया और अपने अधिक मनोबल के बावजूद डेविड अब अपना एक भी कदम आगे नहीं रख पा रहा था। उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया और जब डॉक्टर ने एक्सरे में डेविड का घुटना टूटा हुआ देखा तो उन्होंने उसे घर भेज दिया। डेविड निराश होकर अपने घर लौट गया, लेकिन उसे यह पता था कि इस बार यह संघर्ष उसने नहीं छोड़ा, बल्कि उसने तो अपनी पूरी जान इसमें लगा दी थी। इसीलिए इस बार वो किसी तरह का अफसोस लेकर नहीं बैठा था। डेविड के साथ एक और घटना हुई। उसका अपनी बीवी से तलाक हो गया, जिसने उसे मानसिक रूप से काफ़ी संवेदनशील कर दिया था। नेवी की ओर से डेविड को बताया गया था कि यदि उसे दोबारा वापस आना है तो वो आ सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसे पूरी ट्रेनिंग दोबारा करनी पड़ेगी। और साथ में ये भी कहा गया था कि अगर इस बार उसे चोट लगती है तो उसे नेवी सील से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। और इस वजह से डेविड ने अपने घुटनों की मालिश करने का सोचा। अब वो अगले दिन सबसे पहले उठकर अपने पैरों की कसरत करने लग गया। वो 2 घंटे तक केवल अपने पैरों की मालिश करता रहा, जिससे वो पूरे दिन होने वाली ट्रेनिंग के लिए तैयार रहे। उसकी इस कसरत का नतीजा काफ़ी बेहतर देखने को मिला। डेविड हर तरह की ट्रेनिंग में प्रथम आने लगा। उसका दर्द सारी हदें पार कर चुका था और हर एक सेकेंड डेविड के मन में यह ख्याल आता कि उसे ये ट्रेनिंग छोड़ देनी चाहिए। डेविड ये सोच रहा था कि अगर वो असफल हो गया तो क्या होगा, लेकिन डेविड तब अपने आप से ये बोलता था कि असफल होने का कारण केवल एक ही हो सकता है, अगर वो ये ट्रेनिंग अधूरी छोड़ दे। इसके अलावा इस पूरी दुनिया में कोई और कारण नहीं है जिससे वो असफल हो सकता था। जब दर्द हद से ज़्यादा बढ़ता था तब डेविड अपने आप से कहता था कि इस दर्द को सहन करो, क्योंकि यदि तुम असफल हुए तो यह तुम्हारा असफल होना नहीं होगा, ये तुम्हारे परिवार का असफल होना होगा। जब भी डेविड थोड़ा सा भी हताश होता तो अपने आप से कहता कि लोग नेवी सील जैसी ट्रेनिंग से तब गुजरते हैं जब वो एकदम मजबूत होते हैं, पर एक तुम हो, अपनी टूटी हुई टांग के साथ इस ट्रेनिंग से गुजर रहे हो। ऐसा साहस तुम्हारे अलावा कोई और नहीं कर सकता, इसलिए तुम जरूर जीतोगे, तुम एक विजेता हो। इतना दर्द झेलने के बाद अंत में डेविड ने सफलता का वो स्वाद चखा। उसने नेवी सील को प्रथम दर्जे के साथ पास किया। हर असंभव चीज की शुरुआत एक विचार से होती है। एक आम इंसान हर घंटे करीब 2 से 3 हजार विचार अपने दिमाग में लाता है। अपने छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें एक तय समय सीमा में पूरा करके खुद को शाबाशी दें। आप हर दिन ये सोचें कि जब आप सफल होंगे वो क्षण कैसा होगा, और यही आपको हर दिन आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। यही निशानी होती है एक फौलादी दिमाग की। तो ये बुक समरी यहीं पे ख़त्म होती है। आपको ये बुक समरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।